आज हम आपको अपने प्रिय मित्र दीपक दांगी जी से मुलाकात करा रहे हैं। चलिए उनसे कुछ आज सवाल पूछेंगे। आपके जो प्रश्न हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपने कई प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में दिए, वो सारे प्रश्न पूछूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा। तो चलिए दीपक जी, अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले तो धन्यवाद जो अपने चैनल है ई दृष्टि परिवार उसका, और मेरे मित्र अवधेश सिंह का, जो उन्होंने मुझे जो अवसर दिया जिसके द्वारा मैं आप सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मेरे परिचय की बात आती है तो मेरा संबंध मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन तहसील के छोटे से गांव कुंदौली, मेरे गांव का नाम है, वहाँ से है। मेरा अपने गांव में ही जन्म हुआ था और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने गांव से ही प्राप्त की है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और उसके बाद मैंने अपनी 12वीं पीसीएम स्ट्रीम के द्वारा आरोन तहसील के सरकारी स्कूल से की है। उसके पश्चात मैं इंदौर चला गया, वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके पश्चात मैं यूपीएससी में अपीयर हुआ और इस वर्ष मेरा जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 की जो परीक्षा है उसकी अंतिम चयनित सूची में मेरा नाम आया। 493वीं रैंक मैंने प्राप्त की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। धन्यवाद। तो सबसे पहले लोगों को ये डाउट रहता है कि फिल्म्स की तैयारी करें या फिल्म्स की तैयारी मेंस की तैयारी दोनों साथ करें या फिल्म्स की पहले कर लें। तो इन सब में लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कैसे फिल्म्स की, अगर फिल्म्स पहले करना है तो कैसे तैयारी करें या दोनों की कंबाइंड तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये एक बात बताना चाहूँगा कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी काफ़ी लंबी होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2023 का पेपर देना है तो लगभग 1-1.5 साल की तैयारी उसे पहले करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। तो उसी दौरान उसे प्री और मेंस जैसी जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं यूपीएससी की, तो मेरा ये मानना है कि उन दोनों स्टेजेस की तैयारी साथ साथ की जानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई सा सोर्स पढ़ता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक पढ़ता है, तो पॉलिटी की जब लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रहा है तो उसे पढ़ते समय ये ध्यान रखे वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते रहे कि भाई जो संसद का टॉपिक पढ़ रहा है, संसद के टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन अपने प्री की परीक्षा में पूछे जाते हैं और संसद की परीक्षा से कैसे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम में आते हैं। तो जब वो एक सोर्स को पढ़ते टाइम ये चीज़ ध्यान में रखेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो उन सभी आयामों को अपने कवर करने की कोशिश करेगा जिनके द्वारा वह अच्छे तरीके से प्री और मेंस में अपना स्कोर बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्री की तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा दीपक जो समस्या होती है वो होती है करंट अफेयर्स की। कई लोग इसी भ्रम में घूमते रहते हैं कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, और हिंदी मीडियम के लिए तो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा समस्या बना हुआ है। तो ये करंट अफेयर्स का जो डायमेंशन है कैसे आपने कवर किया, और प्री मेंस के लिए क्या अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ा या मेंस के लिए अलग करंट अफेयर्स प्री के लिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। करंट अफेयर यूपीएससी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनका एक इम्पोर्टेंट घटक होता है, लेकिन हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटक नहीं होता है। मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ भी होती है। जैसे जो जीएस के बेसिक्स रहते हैं, जैसे प्रीलिम्स की बात की जाए तो आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ लगभग 45-40 क्वेश्चन या 90 नंबर के लगभग जा रहा है जनरल कैटेगरी का औसत। यानी हमको 100 में से सिर्फ 45 क्वेश्चन ही सही करने हैं। तो पहला ध्यान जो आपको प्रीलिम्स की तैयारी पे रखना चाहिए वो कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स का बेसिक्स अच्छे से पढ़ रखा है और फिर अभी मान लीजिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, उसमें रेट्स चेंज की हैं, फिर आप करंट को बेसिक्स के साथ में लिंक कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर को हमेशा बेसिक्स के साथ में लिंक करके पढ़ना चाहिए। जैसे अगर पॉसिबल हो तो आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। डेली अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो कोई जो एनालिसिस कराते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने खुद ने ओनली आईएएस का जो एडिटोरियल और प्रीलिम बूस्टर है उसको सुनता था मैं। और लास्ट में आप किसी जो सोर्स है उससे कंपाइल कर सकते हैं ईयरली। जैसे मान लीजिए मैं फाइनल सेलेक्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उससे जस्ट पहले अपनी पीटी 365 आती है, तो आप उसके द्वारा उसको कंपाइल कर सकते हैं। उससे आप बेसिक को आप मतलब अपडेट भी कर सकते हैं और आपके ईयरली कंपाइलेशन भी रहता है, उसको आप रिवाइज कीजिए और जाइए। बट इस चीज का ध्यान रखिए करंट अफेयर का वेटेज कितना है। आनुपातिकता की दृष्टि से देखा जाए तो जीएस की तुलना में बहुत कम है उसका। तो पहले आप जीएस में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दीजिए और उसके पश्चात आप आपके करंट अफेयर को पढ़िए। रही बात मेंस की, जब प्रीलिम्स के दौरान आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं वही आपका मेंस में काम में आता है, क्योंकि करंट अफेयर कभी चेंज तो होता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने इस जनवरी से अगली जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ के रखा है तो करंट अफेयर तो वही रहेगा। मेंस में आपको आपके उदाहरणों के हिसाब से, फैक्ट डेटा के हिसाब से उसको यूज करना है। प्रीलिम्स में हाँ, तो प्रीलिम्स में उस हिसाब से आप कम कर पाएंगे। करंट अफेयर एक ही है, आप उसको एक सोर्स से पढ़िए। रही बात सोर्स की, तब कोई भी मंथली मैगजीन या जो लास्ट में कंपाइलेशन आती है जैसे पीटी 365 किसी एक का सहारा ले सकते हैं।
बट आप एक चीज का ध्यान रखिए, सोर्स हमेशा एक ही रखिए, उसको चेंज मत करिए। नहीं आप लोग क्या करें कि इनसाइट भी पढ़ ले, विजन भी पढ़ हाँ ले। मतलब ए हाँ, बी सी किसी भी कोचिंग की आप हाँ, मंथली पढ़ रहे हैं, लास्ट में कंपाइलेशन किसी और का पढ़ रहे हैं, एक सोर्स रखिए और बिलीव रखिए अपने ऊपर। क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस नॉलेज से ज्यादा मेरे हिसाब से स्किल और मैनेजमेंट का गेम है। बिल्कुल। आपको प्रीलिम्स के लेवल पे ऑप्शन एलिमिनेट करना, आंसर निकालना, और मेंस के लेवल पे आंसर लिखना, डील करना, ये आना चाहिए। इस पे आप बिल्कुल। वर्क कीजिए। अच्छा, प्रीलिम जो में जब हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो कई लोगों को ये डाउट रहता है कि कितने पिछले कितने सालों का करंट अफेयर्स, जैसे मान लो 31 मई को इस बार एग्जाम है 2023 का, तो उसको कितना पिछले करंट अफेयर्स तैयार कर लेना चाहिए। करंट अफेयर मेरे हिसाब से 1 और 1.5 साल का लगभग इतने समय का कर लीजिए, और इतना ही सफिशियंट होता है। इतने में आप एग्जाम को आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि मान लो हमने तैयारी स्टार्ट कर दी तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें, क्या शुरुआत से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें या फिर थोड़ा सा पूरा सिलेबस कवर कर लें उसके बाद आंसर राइटिंग करें, तो आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आंसर राइटिंग जब आप एक बार चीज़ों को समझ लें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये, मान लो आपने एक बार पॉलिटी पढ़ ली है, तो फिर उसके बाद आप उस पे क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप उस पे वर्क कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को 31 मई वाला जो नेक्स्ट ईयर को अगर एग्जाम है, अगर आपको वो एग्जाम देना है, तो अभी आप ये दिसंबर तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप पूरी तरीके से प्रीलिम फोकस्ड होकर 4-5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, और जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आए उसके नेक्स्ट डे से आप आंसर राइटिंग कीजिए। क्योंकि मेंस में जो चीज सबसे ज्यादा काम में आती है वो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। अच्छा, जिसमें मेंस को जब हम देखते हैं तो GS1, GS2, GS3, GS4 इसका तो महत्व होता ही है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कहते हैं कि GS4 ऐसे और ऑप्शनल, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर विशेष महत्व देना चाहिए। तो आपने ये आपका हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, ऐसे और एथिक्स, इसको आपने कैसे कवर किया, क्योंकि इसमें ज़्यादा डाउट रहता है। देखिए दोस्तों, GS1, GS2, GS3 की जो दीपक जी से मेरी पहले ही बात हो गई थी कि इनका क्या सोर्स रहेगा, तो इसका सोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पर हम बात करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी टॉपर्स बताते हैं। इनका कोई विशेष होगा, सारी चीजें होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ये 3 जो टॉपिक है, एथिक्स हुआ, ये व्यवहारिक है, ये जो ऐसे हुआ, ये थोड़ा व्यवहारिक है, और ऑप्शनल हुआ, ये सारी चीज कैसे कवर की, तो सबसे पहले मैं पूछूंगा एथिक्स को कैसे कवर किया आपने। एथिक्स के लिए देखिए, एथिक्स के पेपर को आप लोगों ने देखा होगा। एथिक्स का पेपर 2 पार्ट में आता है, पहले में आपके क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड में आपकी केस स्टडीज आती हैं। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट जो पार्ट रहता है उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस पूछते हैं, जैसे एटीट्यूड हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस हुआ, वैल्यूज हुई सिविल सर्विसेज में, तो उनको आप किसी भी सोर्स से पढ़ लीजिए। आप देखना ईमानदारी क्या है, एक किताब भी किताब में डेफिनेशन तो बदल नहीं जाएगी उसकी, किसी एक सोर्स से उनको कंपाइल कर लीजिए, और अब केस स्टडीज लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। केस स्टडीज में जहां तक वो आप मेंशन कीजिए, आप उदाहरण मेंशन कीजिए, आप उसमें करंट अफेयर से जोड़िए उसको। जैसे मान लीजिए कोई आया सत्यनिष्ठा के ऊपर, कोई सा प्रश्न आया, अभी आपने देखा होगा जो हमारे कर्नाटक की एक महिला थी जिन्होंने वृक्षारोपण किया था, बहुत सारा, उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर आपने वो पढ़ा है करंट अफेयर में, एक नाम नोटिस कर ली, सत्यनिष्ठा के उदाहरण में उनका नाम मेंशन कराइए कि भाई इंटेग्रिटी हो इस तरीके से हो, डेडिकेशन हो तो इस तरीके से हो। तो ऐसे उदाहरण के द्वारा आप आपकी चीजों को, केस स्टडीज हो या आंसर को जस्टिफाई करिए। एथिक्स के लिए आप ये कर सकते हैं, सेपरेट डायरी बना लीजिए जहां आप अलग अलग चीजों के हिसाब से आपके उदाहरण लिखिए। जैसे जब आती है सिविल सेवा के प्रति समर्पण, तो जो मैं एक आईएएस है अपने नॉर्थ ईस्ट के, वो नाम बोल रहा हूँ, अलेक्जेंडर करके उनका नाम है। तो उन्होंने क्या, अपने सोशल मीडिया से फंडिंग इकट्ठी करके एक सड़क बनवाई जहाँ पे पहले सरकार के द्वारा सड़क नहीं जा रही थी, तब उनका नाम लिख लिया, नोट कर लिया। जहाँ पे भी सिविल सेवा में समर्पण की बात आए वहाँ पे आप लिखिए, उनके नाम को मेंशन करिए। तो एग्जाम्पल्स कई बार के आपका इंप्रेशन बढ़ाते हैं और आपकी मार्किंग बढ़ जाती है उस पेपर में। तो दोस्तों ध्यान देना, देखिए बहुत व्यवहारिक चीजें बता रहे हैं, इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपके निश्चित ही मार्क्स जरूर अप्रूव होंगे। देखिए टॉपर्स आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन इनसे मैं ये सारी चीजें आपको, इसलिए मैंने इस वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था कि मैं सोर्स पूछने लगूं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर सोर्स बहुत अवेलेबल है। लेकिन जो व्यवहारिक नॉलेज है, कैसे मार्क्स इंप्रूव किए जाए, हिंदी मीडियम को कैसे आगे लाया जाए, ये सारी चीज व्यवहारिक ध्यान जरूर रखना है। इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, आपको लग रहे होंगे ये तो नॉर्मल सब है, लेकिन आप इन पर गौर कीजिए। हाँ, तो सबसे दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो दीपक है वो है ऐसे, क्योंकि ऐसे में ना तो कोई मटेरियल होता, ना कोई ऐसी बुक है एक जिससे हम ऐसे लिख सकें। तो ऐसे के लिए आपकी क्या रणनीति रही और कैसे उसको इम्प्रूव किया आपने, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपका जो मेंस में स्कोर आता है। एकमात्र पेपर ऐसा है जिसमें आप शायद 160 170 नंबर तक ला सकते हैं, या 140, आपका 135 140 एवरेज स्कोर रहता है।
जीएस के जो पेपर्स होते हैं 1 2 3 4 उनके कंपेरेटिवली ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है, और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। तो आप इस पेपर को इग्नोर मत कीजिए, इस पे आप ध्यान दीजिए। और ऐसे में मेरा जो रणनीति रही थी, मेरी रणनीति, तो मैंने उसके लिए यही किया था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करी थी। और ऐसे जब आप लिखें तो उसमें आप एक चीज़ का ध्यान कीजिए, पहली बात आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं मेरे ऐसे लिखते टाइम कई बार स्टोरीज से शुरू करता था। जैसे एक बार आया था कि जो व्यक्ति विशेषाधिकारों के ऊपर, मतलब विशेषाधिकारों को ज़्यादा महत्व देता है अपने कर्तव्यों के ऊपर, तो वो कुछ कर देता है, इस टाइप से था। तो उसमें उदाहरण मैंने ये दिया था कि भाई जब किसी देश, सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बच्चों से बात करने के लिए उनके साथ जमीन पे बैठ जाता है, तो इस प्रकार का होना चाहिए कि अपने विशेषाधिकारों को साइड पे करके अपने कर्तव्यों के लिए जो व्यक्ति कार्य करे। ऐसा इंट्रो आप कई बार स्टार्ट कर सकते हैं, कहानी से कर सकते हैं, किसी अच्छे कोटेशन से कर सकते हैं, किसी बड़े व्यक्ति की कोई घटना से कर सकते हैं। मैं कई बार फिल्मों की स्टोरी से भी कर देता था। तो वो रहता है, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं, फिल्म कई बार बहुत अच्छी आपको थीम दे जाती है। जैसे मैं लिख रहा था एक बार लैंगिक समानता पे लिख रहा था, तो एक थप्पड़ मूवी आई थी, तो उसकी स्टोरी मेंशन कर दी थी कि एक बार एक पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है, तो वो उस मुद्दे पे तलाक ले लेती है, तो उसको मेंशन किया था। तो भाई ये इंप्रेसिव चीजें रहती हैं, आप इनसे स्टार्ट कीजिए। और रही बात जो ऐसे की तैसे में, आप कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस को कवर कर सके। जब आप ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन ऐसे में कवर करते हैं तो आपकी स्कोरिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं। आप जो कोई सा वो टॉपिक रहेगा उसको सब टॉपिक्स में ब्रेक कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन कवर करने की कोशिश कीजिए। और मेरा ये मानना है, आप ऐसे को है ना इंफॉर्मेटिव मत बनाइए, उसको एनालिटिकल बनाइए। कई लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जीएस के हिसाब से जितनी नॉलेज रहती है उतनी उसमें डालने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग को, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कोटेशन ज्यादा जरूरी होते हैं, तो कोटेशन को क्या ये दिखाने के लिए इस पेज पे कोटेशन नहीं है एक और डाल दिया, क्योंकि कोटेशन उस जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके फ्लो में आते हुए कोटेशन आते हैं, वो ज्यादा बेटर लगते हैं कंपेरेटिवली। आपने इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिए, तो कोटेशन लिखिए बट लिमिटेड रखिए। और एक और चीज का ध्यान रखिए, ऐसे पढ़ने वाले को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए आपका ऑप्शनल क्या था। जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर था, और अगर मैं हिंदी लिटरेचर का ही ज्यादा उस पर दिखा दूं, सामने वाले को लगे कि यार इसका ऑप्शनल हिंदी था, तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। किसी का हिस्ट्री है, वो इस तरीके से बताया, पता चल जाए इसका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो वो ज्यादा नंबर। आपको ऐसे को जनरलाइज रखने की कोशिश कीजिए। उदाहरण इतिहास से भी आए, पर्यावरण से भी आए, एथिक्स से भी आए और हिंदी से भी आए, सब जगह से आना चाहिए, तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा ऐसे के पेपर में। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखने से पहले पहले ही उसका थोड़ा कंटेंट तैयार कर लेते हैं, उसका सिनॉप्सिस कर लेते हैं कि ये चीजें लिखनी है, तो उससे क्या कहते हैं कि एक बनावट पूरा बना हुआ रहता है ऐसे। तो ये करना अनिवार्य है कि डायरेक्ट ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं, ये जरूरी होता है। मैं भी ये हमेशा करता था, मैं बताना भूल गया था। जब आप ऐसे लिखें तो उसकी फ्रेमिंग कर लें। आपको पता रहना चाहिए, आप इंट्रो में 2 3 पेज तक क्या, अगर आपने 5 लाइनें लिख ली, इन 5 लाइन को एक्सपेंड करके मैं 2 पेज अपने इंट्रो का बनाऊंगा, तो ठीक है, कंक्लूजन किस पे, एविडेंस पे करना है, किस घटना के साथ में करना है, तो उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। तो जो फ्रेमिंग रहती है, सिनॉप्सिस रहती है, वो बहुत मस्ट होती है आपके ऐसे के लिए, तो उसको कीजिए, उससे आपका ऐसे बंधा हुआ रहता है। दूसरा आता है ऑप्शनल। तो दीपक, आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, तो इसको आपने कैसे, क्योंकि आपने चेंज भी किया था ऑप्शनल, तो इसको कैसे कवर किया? बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा किया उसमें, तो कैसे किया? इससे पहले मेरा जो ऑप्शनल था वो हिंदी लिटरेचर, वो ज्योग्राफी था। इस बार मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लिया है। तो हिंदी लिटरेचर को तैयार करने के लिए चूंकि मेरे पास बहुत कम समय था, तो जो दृष्टि का जो प्रिंटेड मटेरियल रहता है, मैंने उसका सहारा लिया, उसको बार बार पढ़ा और उसके बाद एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स के द्वारा क्या फिर ऐसा होगा, पूरे शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मैं 1 दिन 2 दिन में पूरा ऑप्शनल रिवाइज कर सकता हूँ। तो उसके बाद क्या रहता है, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं बेसिक बेसिक, उसके बाद आपको उदाहरण की एक डायरी बना ली थी कि जहाँ पे कोटेशन डालना, अपनी कविताएं डालना, या किसी का कहा गया कथन डालना है, किसी कहानी के चरित्र का, तो उनको लिख लिए डायरी से। उनको डेली सुबह 15 20 मिनट उनको याद करता रहता था, उन कोटेशन को याद किया। और फिर जब ये अपने शॉर्ट नोट से उनसे रिवाइज किया, तो उसके द्वारा फिर आंसर राइटिंग करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही है, आप कोशिश करिए ऑप्शनल को कंपाइल कर लें, और जो हिंदी लिटरेचर की बात है, कोटेशंस को याद करें। और उसमें कई बार साहित्यकारों को आप मेंशन कीजिए, जैसे बाबू गुलाब राय ने प्रेमचंद के बारे में क्या कहा है, रामविलास शर्मा ने क्या कहा है कि भाई जब 1900 मतलब 36 तक का इतिहास अगर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, 1915 से 36 तक का, प्रेमचंद के ग्रंथों के आधार पे ज्यादा व्यावहारिकता और प्रमाणिकता के साथ लिखा जा सकता है। तो ऐसे कथन को मेंशन करके ही इनका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है।
सबसे अंतिम प्रश्न हमारा ये है, दीपक, जो फ्रेशर है, मान लो जो 2024 में देंगे, 23 में नहीं देंगे, 25 में देंगे, या फिर और आगे आगे जो 10 12 में बच्चे हैं और अपना आईएएस का फ्यूचर देख रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में आना है, और देखिए दीपक से बड़ा कोई मोटिवेशन आपके लिए हो नहीं सकता। जो व्यक्ति बिल्कुल सरकारी स्कूलों से पढ़ा हुआ, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए टाट पट्टी जो उस समय चलती थी उन पे बैठ के इसने पढ़ाई की है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है। तो ये जरूर बताइए कि क्या आप जो व्यक्ति है, गांव से है, ग्रामीण से, सेल्फ स्टडी के आधार पर क्या इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकता है? देखिए, बात आए सेल्फ स्टडी के द्वारा, तो हाँ, कई लोग सेल्फ स्टडी के द्वारा सिलेक्शन लेते हैं, कई लोग कोचिंग्स का भी सहारा लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल चॉइस का मामला हो जाता है कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। देखिए, आजकल का जो समय है वो डिजिटल क्रांति का समय है। गांव में बैठे व्यक्ति भी वो संसाधनों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है जो दिल्ली में यहाँ पर अवेलेबल है, या किसी दूसरे शहर के किसी बड़े संस्थान द्वारा जारी किए जा रहे हैं, या फिर कई जो टॉपर्स हैं वो भी अपने ग्रुप बना लेते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो आप उनसे जुड़ सकते हैं, आपको खुद वो पता चल जाएगा कि भाई इन लोगों ने क्या पढ़ा था, कौन सा मटेरियल जरूरी है, वो आपको वहाँ पर भी प्राप्त हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर दूर दराज गाँव में रह के पढ़ाई कर रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे रह के अपना सिलेक्शन ले सकता है। उसको यहाँ के कंटेंट तक एक्सेस प्राप्त हो सकती है, अपनी टेस्ट सीरीज वहाँ पे लिख के यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है। तो आजकल ये सुविधाएं हैं। तो जो भौतिक दूरियां हैं वो आजकल मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन के मार्ग में बाधाएं हैं, तकनीक के द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। और सिलेक्शन के लिए जो मुझे एक चीज लगती है सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है आपका टेम्परामेंट और स्किल। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप झारखंड छत्तीसगढ़ के किसी जनजाति परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी गांव में रह के पढ़ाई कर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके अंदर उसकी कमी है तो फिर आपको कितनी सुविधाएं क्यों ना मिले, आप सिलेक्शन हमेशा आपके लिए दूभर रहेगा, एक दुष्कर कार्य होगा। एक प्रश्न मुझसे दीपक छूट गया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए। जैसे मान लो आंसर राइटिंग कोई व्यक्ति कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी रह रही है, वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मान लो उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट है और सारी चीज कर रहा है, फिर भी आंसर राइटिंग में उसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या टॉपर्स की कॉपी जैसा, या फिर कुछ और क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए? क्योंकि पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया था, फिर उसने आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इस बार आपने क्या सुधार किए कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ, और क्या सुधार किए? इस बार सिलेक्शन होने के पीछे मेरा ऑप्शनल मेन रीजन है। पिछली बार मेरे इससे ज्यादा अच्छे नंबर थे सभी जगह जीएस और उसमें इंटरव्यू में। इस बार पिछली बार की तुलना में कम है, बट इस बार ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था तो उसमें ज्यादा थे। पिछली बार ज्योग्राफी के कारण नहीं हो पाया था। और रही बात आंसर राइटिंग आप कैसे करें, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। गाँव में आपने देखा वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या कोई व्यक्ति क्रिकेट की कोचिंग लेता है खेलने के लिए? उसे पता है फुल टॉस पे कैसे मारना है, यॉर्कर पे कैसे मारना है। देखिए, जब बॉल आती है तो आप डील करते हैं ना, तुरंत डिसीजन लेके इसको कैसे डील करें। सेम क्वेश्चन जब आता है तो आपको हमेशा पढ़ के आए किसी ने बताया, जरूरी नहीं आप उसको कैसे डील करेंगे। तो आप इस पे फोकस कीजिए। जब आपको नहीं आता तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है बट आप समझ पा रहे हैं पूछना क्या चाह रहा है, तो आपकी जनरल जो अवेयरनेस है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। और रही बात आप आंसर में कैसे सुधार कर सकते हैं, देखिए एक तो होता है आपको कोई चेक करने वाला मिल जाए, आपके सीनियर या कोई कोचिंग में आप उनको चेक करा सकते हैं, एक तरीका है। दूसरा तरीका जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा आसान है, आज के समय में हर एक टॉपर की कॉपी कई सारी कोचिंग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप खुद का कंपेरिजन कर सकते हैं भाई ये टॉपर कैसे लिखते थे, ये क्या क्या डालते थे, हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो देखिए कुल मिला के अंत में एक ही बात है, खुद की यात्रा है, खुद का सिलेक्शन है और खुद की परीक्षा है। बाकी सब इसके लिए माध्यम बन सकते हैं, साधन बन सकते हैं, साध्य नहीं है। तो आप जितने भी साधन है सबका अपने हित में उपयोग कीजिए और आपका सिलेक्शन ले लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।